एनर्जी की बात जब करेंगे हम, तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जहां तक आपका फोर्स काम करे। ओके, तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, एवरी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सर्टेन एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड दी which is called the energy of position, energy of position or potential, energy of position or potential energy। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स, जो कि हम पढ़ेंगे जानते हैं। वो है इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा। इन तीन पे हम फोकस करेंगे क्योंकि इन तीन को पढ़ना है हमें। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्ट नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इस फील्ड में चूंकि हर एक पॉइंट की कुछ एनर्जी होगी, तो उस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मोreover this is not useful for analysis or application। Then what we will need, yeah, we will decide। This means now then we are interested in, किसमें इंटरेस्टेड हैं हम, we are interested in change in potential energy, change in potential energy, we are interested in change in potential energy। If we are interested in change in potential energy, so for this purpose we need to choose some standard point, some standard point with a fixed potential energy। इसको बोलेंगे रेफरेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस एनर्जी बोलेंगे। अगर हमें चेंज चाहिए तो किसी के रिस्पेक्ट में चाहिए होगा, और वही हमारे काम का है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया।
हो गया? यस सर। बेटा आपका मनस्वी? यस सर, हो गया। तो वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, यही बेसिक है। तो निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल की बात करते हैं तो अर्थ पे हम 0 मानते हैं, है ना, और जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो उसकी एनर्जी mgh लिखते हैं हम। लेकिन जब लार्जर सिस्टम पे बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको नोट करते हैं। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी between any two points any two points is defined in terms of the work done by the associated conservative force in displacing the particle between these 2 points without any change in kinetic energy। तो क्या लिखेंगे इसको हम, u2 minus u1 is nothing but r1 to r2 f into dr. This will be given as minus w। ठीक है, पीछे बताया था मैंने कि रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा आपको। एंड इफ r1 को रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करें, इफ r1 इज इंफिनिटी, if r1 is infinity, okay, and u1 is 0, this is reference point।
रेफरेंस एनर्जी को 0 लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, ये सपोज्ड वैल्यू है, क्या है ये? सपोज्ड वैल्यू है। एंड R2 इक्वल टू R लिख दें और U2 इक्वल टू U लिखे हैं इस इक्वेशन में ऊपर, तो क्या बन जाएगा? U इक्वल टू बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू R एफ आर डी आर। इसका मीनिंग हो गया कि किसी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट R है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से R पॉइंट पे लाने में जो वर्क लगेगा उसके इक्वल होगा। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस W। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, नोट कर लिया इतना? Yes, sir. ना, इसके बारे में थोड़ा एक लाइन लिख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है ना? क्या है? U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। क्या है? U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है हमारे पास में। ये माइनस डब्ल्यू क्यों आया? तो U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इसलिए आ रहा है हमारे पास में क्योंकि R1 पे U1 पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। कितनी थी एनर्जी? एनर्जी 0 थी हमारे पास में। ठीक है, और इसका मतलब U2 की वैल्यू और भी कम होती जा रही है। यानी किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से फील्ड में लाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी कम हो जाएगी। यानी जो एनर्जी टोटल होगी क्या होगी? एनर्जी लॉस हो रहा है। तो W इक्वल टू लॉस इन एनर्जी से आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस डब्ल्यू दिख जाएगा अपने वाले फार्मूले में। यहाँ वाले फार्मूले में क्या है कि एनर्जी को आप इन्फिनिटी से उठा करके ला रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इन्फिनिटी से उठा करके ला रहे हो, तो आपने जितना काम किया वो उसके ऊपर डेप्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया? वो माइनस डब्ल्यू हो गया। तो उसकी एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो लिख लो इसको। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हम कंजर्वेटिव की ही बात कर रहे हैं, जब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेक्स्ट पेज पे लिखूं, यही लिख दो, यही लिख दो। इन केस ऑफ, ये कंजर्वेटिव बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंजर्वेटिव पहले बोल दे, कंजर्वेटिव की बात करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आर फील्ड, और यही फार्मूला अप्लीकेबल होगा ग्रेविटेशन में, यही फार्मूला होगा 12th में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम फार्मूला, सेम स्टेप, सेम डेरिवेशन। ठीक है, दो बार फायदा। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आर फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी is equal is equal to negative of work done in shifting the object from reference point to the given position। ठीक है, हो गया।
ठीक है बेटा। ठीक है, हो गया। हेलो, यस सर। हाँ जी सर। ओके, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये फील्ड आपकी, यहाँ से कोई फील्ड स्टार्ट हो रही है, क्या है, यहाँ से कोई फील्ड स्टार्ट हो रही है, और ये आपकी फील्ड लाइन है। इस तरीके से क्या है, फील्ड लाइन से ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। ओके, तो अभी इंफिनिटी पॉइंट है, क्या है, आर इक्वल टू इंफिनिटी पे है, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से ले आए, इस पॉइंट पे ले आए, तो इस पॉइंट पे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो ये क्या होगी, एक्चुअली में ये निगेटिव होगी। कितनी होगी, निगेटिव। मान लेते हैं -100 जूल है इस पॉइंट पे। कितना है ये, -100 जूल है, समझने के लिए एग्जांपल है ये। अब अगर ये फील्ड इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाए, तो इस पॉइंट पे इसके कंपैरिजन में वैल्यू ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे जाकर के -80 जूल हो गई ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, -80 + 10 100 कितना हो जाएगा ये, 20 जूल। तो ये क्या हो गया, गेन इन एनर्जी हो गई। ये इक्वल टू वर्क होता है ना। तो जब फील्ड, व्हेन फील्ड इटसेल्फ मूव्स ए पार्टिकल, ठीक है, क्या है, when field moves itself moves a particle in its own direction, तो जो वर्क डन होगा या जो गेन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। when field moves itself a particle from in negative direction to the field, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे लाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -130, सपोज 130 जूल हो जाएगी, क्योंकि इससे जितना दूर जाएगा उतनी नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना हो जाएगा, -130 + 100, ये कितना आ जाएगा, -30 जूल हो जाएगा। ये आपका लॉस इन एनर्जी है, क्या है, लॉस इन एनर्जी -30 जूल। ये इक्वल टू होगा कितना, वर्क डन के, है ना। तो आप देखो कि अगर फील्ड अपने डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को मूव करती है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और डायरेक्शन के अपोजिट पार्टिकल को मूव करती है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो अब जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको दिया होगा कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन ये है कि ये है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉस एनर्जी हो रहा है या गेन इन एनर्जी हो रहा है। क्योंकि हमको पता चल गया कि इन्फिनिटी पे कितना हमने सेट किया हुआ है, रेफरेंस एनर्जी 0 सेट किया हुआ है। तो इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस जो भी होगी उस पे एनर्जी इससे कम ही होगी। इन्फिनिटी पे 0 का मतलब हुआ कि एट मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम एनर्जी 0 है हमारे पास। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रा करेंगे तो वो नेगेटिव साइड में ही बनेगा, ऐसे ही बनता है कुछ। ठीक है, क्या बनता है, वो नेगेटिव साइड में ही होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे 0 होता है, जैसे जैसे पास में आता जाएगा ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू मेजर करते हैं हम इसको, बाकी यहाँ आते हैं तो फिर नई चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये बात समझ में आ गई कि फील्ड के डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव हो रहा है फील्ड के द्वारा तो वर्क क्या होगा,
पॉजिटिव यानी एनर्जी में गेन होगा। ठीक है, कल हमने समझाया था कि एनर्जी में गेन होता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। एनर्जी में लॉस होता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव, है ना, याद है? Yes, sir. चाहे वहां से याद रखो इसको, चाहे इसको यहां से बना करके देख लो। तो चाहो तो इसको लिख लो लैंग्वेज में, या याद रहेगा? ठीक है, चाहो तो लिख दो यहीं पे नोट। इफ particle moves in the direction of field, if particle moves in the direction of field, potential energy will increase and work done will be positive। ठीक है, कहते हैं जब चीजें सही डायरेक्शन में होती हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, है ना। जब डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो सारी चीजें निगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, हो गया ना। अब इसी को एक्स वाई और जेड आई जे के टर्म में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? तो देखो ध्यान से, हमने क्या निकाला था अभी, हमने अभी निकाला था पीछे u इक्वल टू क्या निकाला था, माइनस एफ डी आर निकाला था, है ना। तो हमको छोटी सी बात पता है, पता क्या है कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स किसी क्वांटिटी का, वो एंटी, और जो इंटीग्रेशन होता है ये दोनों एंटी होते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाता है, ये 2x हो जाता है ना। और एफ ऑफ 2x निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इस साइन को एंटी डेरिवेटिव साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव साइन। मतलब किसी का dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, अगर जो क्वांटिटी है उसी का हम दोबारा ले लें, अगर इंटीग्रेशन कर दें तो वही क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे a है तो ये a आपका इक्वल हो जाएगा, है ना, आपको a मिल जाएगी दोबारा। ठीक है, अगर a का डिफरेंशिएशन करने b मिला था तो b का इंटीग्रेशन करने पे आपको a मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमें u इक्वल टू ये मिला हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे डी यू बाई डी आर कर दें तो ये f हट जाएगा, ये माइनस एफ डी आर बन जाएगा ना। तो डी आर भी यहाँ से खत्म हो जाता है, खाली f बच जाएगा हमारे पास में, बच जाएगा। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ से f को डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज द रेट ऑफ नेगेटिव चेंज ऑफ नेगेटिव रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। डिफाइन कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं बेटा, नहीं कर सकते हैं? ये 1D के लिए। इसी को जब 3D में लिखते हैं तो डेल्टा लगा देते हैं, इसको माइनस डेल्टा लगा देते हैं। इससे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है हमको, और इसको u लिखते हैं। where delta is defined as, where delta is, इसको हटा दें यहाँ से,
डेल्टा क्या है? But delta is defined as d by dx I cap t by dy j cap d by dz k cap। ओके, तो इसको f डेल्टा u लिखें। इसको कोई लोग डेल ऑपरेटर कहता है, कोई इसको नेबुला ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर लोग उसको डेल ऑपरेटर ही बोलते हैं। तो f इक्वल टू इन वन लाइन अगर कोई लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, d बाई डी एक्स यू आई d बाई डी वाई यू जे डी यू बाई डी जेड यू के, है ना। तो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इनका टोटल कॉम्बिनेशन आपका फोर्स दे देगा, ठीक है। ओके, इसको और भी सिंपल लिखते हैं कई लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स पूरा लिख करके आई लिख देते हैं, डी यू बाई डी जेड डी वाई जे लिख देते हैं, डी यू बाई डी जेड के लिख दिया जाता है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, विद रिस्पेक्ट टू जेड है ये, ठीक है। ओके, हो गया बेटा, नोट कर लिया? Yes, sir. लेट अस सी पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो किसमें बनाएंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में। देखते हैं क्या बनेगा। ए ग्राफ, व्हाट इज दिस? A graph plotted between potential energy of a particle and its displacement from the center of force. A graph plotted between the potential energy of a particle and its displacement from the center of force is called potential energy curve। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। This is point A, this is point B, this is point C and this is point D, ठीक है।
और इस ग्राफ से हम डिसाइड करते हैं कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा या क्या होगा। ठीक है, तो डिसाइडिंग फोर्स बेस्ड ऑन दी पोटेंशियल एनर्जी कर्व लिखते हैं। नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स फ्रॉम PEC, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स फ्रॉम PEC, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं? ए पे नेचर क्या है फोर्स का, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है, हम बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? बता सकते नहीं बता सकते? देखो बेटा, F इक्वल टू क्या होता है, माइनस du/dx है ना? क्या है, माइनस du/dx है। यानी अगर x को इंक्रीज करने पर u आपका इंक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज करने पे u आपका इंक्रीज हो रहा है, तो du/dx क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? du/dx क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो क्या इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि AB पे फोर्स क्या है, BC पे फोर्स क्या है, CD पे फोर्स क्या है, इस रीजन में फोर्स क्या होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। F इक्वल टू माइनस du/dx है। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा तो क्या होगा? तो नोट कर लेते हैं। नंबर 1, अगर फोर्स हमारा अट्रैक्टिव हुआ तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए du/dx, या इसको ऐसे लिखो। सर हाँ, सर वो जो आपने टेस्ट का भेजा था सर, वो ऑनलाइन होगा या वो कैसे होगा? if increasing x, u also increases, ठीक है, on increasing x, if u increases, this means du/dx क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। और du/dx क्या होता है, एक्चुअली में स्लोप होता है। क्या होता है ये, स्लोप होता है। तो हम सिर्फ आंख से देख करके ही बना सकते हैं इसको। देखो ये लाइन होती है, कोई भी लाइन जब तक ये ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, इसको बोलते हैं, इसका स्लोप पॉजिटिव है। क्या है ये, स्लोप इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि 10 0 to 90 के बीच में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब इसका स्लोप 90 से ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से लाइन हो जाए, तो इसका स्लोप क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो सिर्फ ग्राफ देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप निगेटिव है। ठीक है ना? तो x इंक्रीज करने पे u इंक्रीज करे, यानी du/dx आपका पॉजिटिव हो तो फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स कब होगा, रिपल्सिव फोर्स कब होगा, रिपल्सिव फोर्स
तो जब वहां पे अट्रैक्टिव था तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी जब डी यू बाई डी एक्स आपका नेगेटिव हो, यानी स्लोप नेगेटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। और जीरो फोर्स कब होगा? जीरो फोर्स कब होगा? जब डी यू बाई डी एक्स का आपका कांस्टेंट हो जाए। क्या बन जाए? डी यू बाई डी एक्स आपका कांस्टेंट हो जाए, यानी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। कांस्टेंट होने का मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाए यू पे। क्या बन जाए? यू पे स्ट्रेट लाइन। देखो इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल हमेशा जीरो बनेगा, है ना? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जीरो होता है ना। तो अब इस ग्राफ में हम बताएंगे किस रीजन में पॉजिटिव फोर्स है, किस में अट्रैक्टिव है, किस में निगेटिव रिपल्सिव है। तो देखो ए से बी, क्या देखें हम? ए से बी को देखें, रिपल्सिव। इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है ना? यस सर। स्लोप निगेटिव है, मतलब फोर्स कौन सा है? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। देन सी टू बी क्या है? अट्रैक्टिव। स्लोप पॉजिटिव। स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव है। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, बी पे आपका ये वैल्यू है यू की और सी पे वैल्यू ये है यू का, है ना? यानी बी से सी जाने पर एक्स इंक्रीज किया और यू भी आपका इंक्रीज कर गया, है ना? यस ये सर। देखो, इफ इंक्रीजिंग एस यू आल्सो इंक्रीजेस, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। तो चाहे स्लोप देख करके निकाल लो, चाहे इस वैल्यू को निकाल के बता दो, लेकिन अगर आप ये इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो किसी को समझाने में इजी होगा। अगर आप स्लोप याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। ओके नाउ सर हम्म सर अगर उन्होंने पूछ लिया कि एट पॉइंट बी, तब? कभी भी किसी एक पॉइंट पे आपको नहीं बता सकते हैं देख करके कि आपका फोर्स क्या होगा। फोर्स बताने के लिए कम से कम 2 पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके सर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या है? कंपैरिजन है ना ये। तो किसी एक पॉइंट पे तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको, और ठीक है। सर जब जीरो फोर्स होती है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है क्या? बिल्कुल, आपके ऐसे लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर इसी कर्व में ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है बी और सी के बीच में, तो ये यहाँ पे मतलब होता कि फोर्स जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, तो आप जब यहाँ पे बी और सी को देखो, देखो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आप कभी कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सी क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ना। ये देखो, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये भी एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ध्यान दो, यहाँ पे फोर्स क्या था? रिपल्सिव था, है ना। देखो यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव था, यहाँ फोर्स क्या है आपका? अट्रैक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट होगा ना। तो बी यस सर। आपका क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और बी पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कर्व में आपके पास सिर्फ पॉइंट बी दिया होता, पॉइंट बी, देन यू कैन नॉट डिसाइड कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स था, रिपल्सिव था, या क्या है। ओके, फिर तो वो स्टेबल ही है, उसमें कुछ है ही नहीं, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना, ठीक है। नोट कर लिया?
जो कर्व बनता है उसका जो अपर मोस्ट टॉप पॉइंट होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल करके, क्या करके? टेंजेंट डाल करके। जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस एंगल होता है वही स्लोप का एंगल होता है। इस पॉइंट पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, जीरो एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप डालोगे तो ऐसे डलेगा, ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप डालोगे तो ऐसे डलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे निकालना तो उस पे क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देते हैं। ठीक है, टेंजेंट डालना आता है सबको? हेलो, Yes, sir. हाँ, टेंजेंट का ये होता है कि एक ही पॉइंट पे टच करेगी कर्व को खाली। ओके, तो यहाँ पे नोट कर लो क्या क्या मिला हमें। ए बी, इस पॉइंट का भी नाम दे दो, ई कर दो ना, ए बी सी ई, ये आपके रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? रिपल्सिव फोर्स को। BC, BC एंड ED, ये आपके अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू जीरो की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे ये। ठीक है, हो गया। Yes, sir. नाउ अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? जो इक्विलिब्रियम है आपके पास में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है? क्या है? स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर मैक्सिमम, किसी मैक्सिमा पे आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम। मिनिमा पे बन रहा है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, यानी du बाई dx अगर आपका नेगेटिव होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर du बाई dx आपका पॉजिटिव होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर ये जीरो हो जाता है, du बाई dx जीरो हो जाता है आपका, तो आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका P पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। C पॉइंट आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा और D भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम से शो करेगा। इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल नहीं है, उसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को निकाल लेंगे। चाहो तो नोट कर लो इसको, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम du बाई dx इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ये या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यहां से दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? कि डी स्क्वायर यू
अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या ये वैल्यू निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसको बोलते हैं दिस क्रॉसपोंड टू द क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मिनिमा को क्रॉसपोंड करता है। ये किसको? मिनिमा को क्रॉसपोंडेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम होती है। क्या होती है? और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो ये क्या कहलाएगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसको कहते हैं कि दिस क्रॉसपोंड टू द मैक्सिमा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थर्ड केस क्या हो सकता है? जब इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाए, डी स्क्वायर यू अपॉन डी स्क्वायर, इस वैल्यू भी जीरो हो जाए, मतलब एक्चुअली में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हो उसके ऊपर, क्या हो, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा हो आपके पास में। ठीक है, ये भी जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाई डी एक्स आपका जीरो रहे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें रेट ऑफ चेंज नेगेटिव था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव था, यहाँ पे जीरो हो जाए तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इन तीनों का। ये आपका कोई प्याला टाइप का है, इसमें एक मार्बल लग दिया गया, ये केस 1 हो गया। ये गलत बन गया। ये केस 2 हो गया, इसमें इसके ऊपर मार्बल लग दिया गया। और ये केस 3 हो गया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना करके टेबल है, इसके ऊपर मार्बल लग दिया गया। तो ध्यान दो, इसमें ये आपके कहाँ पे है? मिनिमा पे है ना, ये आपके कटोरे के अंदर है, कप में है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। क्या करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। यहाँ पे ऊपर है, देखो हल्का सा हवा भी लगा इसके ऊपर तो नीचे गिर जाएगा, तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और ये क्या हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो ये तीनों के एग्जांपल हो गए, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। नोट कर लिया? हो हो गया गया बेटा? सर।
आपका भी हो गया मनस्वी? हो गया सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन बताओ इस पे। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल व्हिच इज कांस्टेंट टू मूव, ए पार्टिकल which is constant to move along the x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with the distance x of the particle from as fx equal to minus kx plus ax क्यूब, ये a है, ठीक है। Here k and a are positive constant, k and a are positive constants, x greater than or equal to 0, the functional from the functional form of the potential energy Ux, the functional form of the potential energy Ux of the particle is a Ux b x Ux x Ux बताओ।
सर आई थिंक ऑप्शन सी। बताओ बेटा। बनाओ इसको, तो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन बन गया। बताओ लवन्य, आंसर बताओ अपना। हेलो, सर नहीं बना। देखते हैं क्या है आंसर इसका। देखो ध्यान से,
फोर्स दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स दिया हुआ है ना। एक्स इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा, है ना, होगा नहीं होगा। अगर फोर्स 0 होगा तो मतलब डी यू बाई डी एक्स आपका भी क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ओके Yes, sir. तो डी यू बाई डी एक्स यानी एफ जीरो मीन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब स्लोप इक्वल टू 0। स्लोप तब 0 होता है 0 पे जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, है ना। तो 0 पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखो क्या दिख रहा है, किस ग्राफ में दिख रहा है आपको 0 पैरेलल, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा, ये पैरेलल दिख रहा है यहाँ तक, है ना। या यहाँ पे दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में कि हाँ 0 पे ये भी पैरेलल है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिस्सा है ना ये, तो या तो बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। अब देखते हैं कि बी और डी में से कौन सा होगा, तो उसके लिए आगे बनाते हैं। आगे क्या बनाएंगे कि अगर ये वैल्यू है तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा ना, ये माइनस यहीं पे रहने दो। और एफ डी एक्स है आपके पास में क्या है, माइनस के एक्स है प्लस ए एक्स क्यूब है, इसका डी एक्स है हमारे पास में। तो यू निकालेंगे तो यू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो के एक्स हो जाएगा ये, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और डीएक्स से इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको हमको यू के लिए। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी के एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के ए एक्स पावर 4/4 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एक्स पावर 4/4 बन जाएगी, है ना। यानी u की वैल्यू ये बन जाएगी ए एक्स पावर 4/4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू में हमको देखना पड़ेगा, देखो ध्यान दें क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये u की वैल्यू है, तो u इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, u इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दैट केस ए एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए एक्स पावर 4 इक्वल टू 4 बन जाएगा, है ना। या इसको यहीं पे चाहते तो और सिंपलीफाई करके एक्स पावर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं हम, या यहाँ से काट दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, k इक्वल टू a/2 पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। k इक्वल टू a/2 पे आपकी वैल्यू 0, ये एक्स स्क्वायर साथ में है यहाँ पे, ध्यान रखना। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2k/a पे ये आपका 0 हो जाएगा। यानी जब इससे छोटी वैल्यू पे जाएंगे तो आपका u नेगेटिव भी हो सकता है, हो जाएगा नेगेटिव। यस सर। यानी जब ये टर्म आपका बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा इस वाले टर्म से, तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इस वाले कर्व में हमने देखा था कि या तो b बचेगा हमारे पास या d बचेगा। b वाले में नेगेटिव नहीं है, देखो ये आके यहाँ पे कांस्टेंट होके ऐसे जा रहा है ना, लेकिन ये नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, डी हुआ हमारा आंसर, है ना। तो सबसे पहले हमने 4 में से 2 को चूज किया, सबसे सिंपल टेक्निक देख करके, स्लोप देख करके, x इक्वल टू 0 पे, है ना। बी या डी में से कोई एक चूज करना है हमें, ओके। अब बी और डी में चूज करना, तो हमने फिर इसको सॉल्व करके निकाला, हमने देखा चूंकि इसमें x पावर 4 बड़ा पावर माइनस में है, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, और जब ये बड़ी होगी तो यू आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने ग्राफ 4 को चूज किया अपने आंसर के लिए, ओके। ठीक है, नोट कर लिया। Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस बार आपको एनर्जी दिया, आपको फोर्स बताना है। क्या दिया है,
एनर्जी दिया है, आपको फोर्स बताना है, बताओ। चलो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको करो तो एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ आगे। ए पार्टिकल moves in a potential region given by u equal to 8x square minus 4x plus 400 joule. Its state of equilibrium will be, its states of equilibrium will be a x equal to 25 meter, b x equal to 0.25 meter, and c x equal to 0.025 meter, and d x equal to 2.5 meter. ठीक है, चलो बताओ पिछला क्वेश्चन बताओ क्या बनाया, क्या आंसर आया इसका? नहीं बना? हेलो, नहीं सर। ये आपका नहीं सर। नहीं बना। देखो ध्यान से, ये मैं इसका नाम पॉइंट दे देता हूँ, ओ ए बी कर देता हूँ ना। ओ से ए देखो, ग्राफ का स्लोप क्या है? ग्राफ का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है ना? यस सर, पॉजिटिव। मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, है ना? हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ओके। और ए से बी क्या है? स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब क्या हो गया कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है। डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? इसका मतलब हुआ कि जीरो टू ए, एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, एफ आपका निगेटिव है और ए के बाद में एफ आपका जीरो हो गया, है ना? ये वैल्यू कहाँ किस ग्राफ में दिख रही है? इसमें देखते हैं। जीरो टू ए आपका एफ कांस्टेंट है, नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं तो जीरो टू ए एफ आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एफ आपका डिक्रीज कर रहा है और ए के बाद में जीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एफ आके जीरो आ जा रहा है। ठीक है, ओके।
एफ यहाँ पे आपका फोर्स आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ओके, हेलो सर जी। यस सर। ए तक आपका फोर्स डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होने जैसी कोई बात नहीं दिख रही कहीं पे हमको, है ना? यस सर। क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो एक्स के साथ में क्या होता है, यू आपका इंक्रीज कर रहा होता है ना, ये डी बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव है, एफ आपका कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। डी में देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है ए पे, तो ए पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, दोनों में ए के बाद में फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो वेरी क्रिटिकल सिचुएशन किसको चूज करेंगे आप? तो चूंकि एफ आपका नेगेटिव है लेकिन डिक्रीजिंग कोई हमें पता नहीं है डिक्रीजिंग के बारे में, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स कहाँ मिलेगा हमको? सी में मिलेगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली फोर्स आपका क्या है, इंक्रीजिंग हो जाएगा ना ये, यस सर। जबकि इसके हिसाब से आपके वैल्यू ये फोर्स था आपके पास में, ए पे गए, ए के बाद में अचानक फोर्स आपका इंक्रीजिंग। जीरो हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी हो गया। ध्यान देखो ये स्लोप कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे 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 कांस्टेंट है, मैं इसको नाम दे दूं पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, इन सारे पॉइंट पे सेम स्लोप है, इसका मतलब इन सारे पॉइंट पे जो फोर्स है वो सेम फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स आपका डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी फोर्स आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कहां तक? जीरो से लेकर के ए तक, ओके। जबकि इसमें क्या है, ये फोर्स आपका चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है बेटा, यस सर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। इक्विलिब्रियम कब मिलता है हमको? जब डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं ना हम, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए डी यू बाई यस डी सर। एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। तो u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स ये 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 है ना, इसको निकालो तो डी बाई डी एक्स, 8 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 400 है डी बाई डी एक्स इंटू 1, ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है डी डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, मैंने से भी नोट कर लो इसको, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, इसकी वैल्यू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगी। कर लिया सर। इस फार्मूले को अप्लाई करो यहाँ पे, डी एक्स पावर 2 है तो 2 हो गया, इंटू एक्स पावर कितना बचेगा? 2 माइनस 1 है ना, माइनस 4, एक्स पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 जीरो, है ना, बात समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 16x हो गया, माइनस 4, और दिस इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, कितना दिया है? दिस इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो इफ दिस इक्वल टू जीरो होगा तो क्या मतलब मिल गया? 16x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4/16 मिल जाएगा, मतलब 1/4 मिल जाएगा, मतलब 0.2
0.25 मिल जाएगा। वो जूल में यूनिट था तो ये मीटर में हो जाएगा, ऐसा यूनिट है ना। x इक्वल टू 0.25 मीटर की जो आपकी वैल्यू है वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ना 0.25 0.25 बी ऑप्शन। ओके